हाँ हूँ। वो मैं ये हाँ। समझा रहा हूँ कि आज के जो रिलेशनशिप हैं बॉस के और सबॉर्डिनेट के, उनमें एक बड़ा बदलाव आने वाला है। और कंडक्ट रूल में ये लिखा होगा कि आपको हर स्थिति में अपना ऑब्जेक्टिव व्यू देना है, जो देश के हित वाला देना है। राइट? हेलो। हाँ। हाँ। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि मैं हाँ जी, आपका हाँ जी। सबॉर्डिनेट हूँ, आप हमारे बॉस, 1 मिनट के लिए। राइट? अब मैंने आपको कुछ लिख के भेजा हाँ। और आप किसी दूसरे से प्रभावित हैं, या किसी अल्टीरियर मोटिव से आप उस जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उससे आप हटकर डिसीजन लेते हैं। इतनी बात समझ रहे हैं क्या आप? जी। ओके। तब जो है, जब फाइल हमारे पास वापस आएगी तो मैं आपको रिव्यू के लिए भेजूं, ये मेरे कंडक्ट रूल में लिखा होगा। तो अज्यूम करिए हम हाँ। लिखते हाँ। हैं कि मिस्टर गौरव, आपने जो निर्णय लिया है इसके ये नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे, लिहाजा जो है जनहित में इसमें आपने जो निर्णय लिया है उसमें ये बदलाव किए जाना प्रस्तावित है। राइट? हाँ। हाँ। आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि आपको मैंने सजेस्ट किया एज ए योर सबॉर्डिनेट कि इसमें ये बदलाव होना चाहिए देश हित में, क्योंकि आपके निर्णय की ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनको काउंटर करने के लिए ये बदलाव कर देंगे तो ये देश हित में होगा। लेकिन आप बॉस हैं और आपकी हायरार्किकल पोजीशन है, डिसीजन मेकिंग पावर इज विथ यू। राइट? तो यू कैन टेक ए डिसीजन एंड राइट। यू कैन स्टिक टू योर डिसीजन। इस बात को हाँ। समझ रहे हैं आप? जी। जब आप अपने डिसीजन पे स्टिक करेंगे तो कंडक्ट रूल में और प्रक्रिया में ये व्यवस्था होगी कि ऐसा डिसीजन जिसमें हम लोगों में मतभेद रहा है, वो डिसीजन एक रिव्यू अथॉरिटी के पास चला जाएगा। हाँ। हाँ। रिव्यू अथॉरिटी हमारी और आपकी बात जो है वो नहीं सुनेगी, वो लाइव चर्चा करेगी। तो वरिष्ठ अधिकारी भी अपना पक्ष रखेगा, सबॉर्डिनेट अपनी बात रखेगा, और फिर जनता को कहने का मौका दिया जाएगा कि व्हाट द पब्लिक फील्स अबाउट इट। और इसके बाद जो है हाँ। खुले मंच पर जो है निर्णय लिया जाएगा। तो यदि वरिष्ठ अधिकारी ने जानबूझ के कुछ गलत निर्णय लिया है तो ही हैज़ टू वियर द कॉन्सिक्वेंसेस। राइट? और यदि मान लो हाँ। मैथिली शरण गुप्त जो कि कनिष्ठ हैं, उन्होंने अपनी नासमझी के कारण जो है उसको रिव्यू में डाला और फिर दोबारा वो रिव्यू अथॉरिटी को चला गया, तो आई मे बी सेंट ऑन ट्रेनिंग। मेरे खिलाफ हाँ। कार्रवाई नहीं होगी, मुझे ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा कि भाई कनिष्ठ हूं, मुझे तो समझ हो सकता कम हो। ठीक है ना? हाँ। अब आप ये बताइए, इस लाटसाबी व्यवस्था में कितना बदलाव हो जाएगा जब वो अधिकारी स्वयं पब्लिक के पास पहुंचकर उसका काम करेगा, और उसी समय उसके काम का जो है ना 4 चीज़ों का आकलन हो रहा है: प्रोफिशिएंसी, इफिशिएंसी, उसकी वेशभूषा और उसका व्यवहार। और इससे जो इंग्रेडिएंट में जो बनेगा, उससे जो उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अज्यूम करिए कि काम करने के लिए गौरव को 1,000 रुपये मिल रहे हैं। राइट? और उनके हाँ। वैल्यूशन में जो 4 फैक्टरों से आया उसका कोफिशिएंट 0.7 आया, तो गौरव को 1,000 की जगह 700 रुपये मिलेंगे। तो फिर ये 300 रुपये कहाँ जाएंगे? 300 रुपये कहाँ जाएंगे मिस्टर गौरव? ये सर, आपके ये तो ट्रेनिंग इसमें अकाउंट, ये आपके ट्रेनिंग अकाउंट में जाएंगे। हाँ। हाँ। और आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा कि भाई आपका जो कोफिशिएंट इतना कम क्यों आ रहा है, हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क। हाँ। हर शासकीय अधिकारी का वेतन रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से दुगना हो जाएगा। अब अज्यूम करिए यदि गौरव कम कमा पा रहे हैं तो बचा हुआ पैसा कहाँ से आ जाएगा? सरकार के खजाने से नहीं आएगा, कल वृक्ष अकाउंट से आएगा। और फिर आपको हाँ। ट्रेनिंग में भेजा जाएगा कि भाई आप कम क्यों कमा पा रहे हैं, आप यदि ऐसा ऐसा करें तो आप दुगने से भी ज़्यादा कमा पाएंगे। और जब आप दुगने से ज़्यादा कमाएंगे तो जो कल वृक्ष अकाउंट से आपको पैसा मिला है वो पट जाएगा। मतलब
आपका वेतन भी सरकार पे नहीं आ रहा है, आपको जो है जो दुगना कर दिया गया है वो भी सरकार पे नहीं आ रहा है, और आप पूरी तरह से जो है काम के लिए ओरिएंट हो गए हैं। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था आपको मिलेगी। आई बात समझ में आपको? आपको बदली हुई प्रशासनिक व्यवस्था में घर बिना जो है थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, और एफआईआर दर्ज करने कौन आएगा? एक वॉलंटियर आएगा जो ट्रेंड होगा। वो आपकी ना केवल एफआईआर दर्ज करेगा, बल्कि वो आपके बहुत सारे चीज़ों का जो है आई विटनेस भी बन जाएगा, आपकी चोटों के निशान के, घटना स्थल के, और उसको कुछ टूल्स दिए जाएंगे जिससे वो उसे कैप्चर कर पाएगा। मतलब एफआईआर की एफआईआर, और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य इकट्ठे हो सकेंगे जो आज की पुलिस के लिए एडमिसिबल भी नहीं है, राइट? और फिर आपकी जो आज जो प्रॉब्लम है आपकी कि झूठी एफआईआर, झूठी गवाही देना, और पुलिस के द्वारा एफआईआर की तायद करते हुए अपने मन से झूठे कथन लिख लेना, या झूठी विवेचना करना फंसाने के लिए, या लोगों को दोषियों को निकालने के लिए, या वकील के द्वारा झूठी जरह करना, ये पांचों परजरी के जघन्य अपराध होंगे जो हत्या से भी बड़े माने जाएंगे। इसमें जो है संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा, और इसमें जो है यदि आपराधिक संलिप्तता पाई जाती है तो जेल जाने का प्रावधान भी होगा। तो आप बताइए, फरियादी की तो सभी प्रॉब्लम खत्म हो गई कि नहीं हो गई नई व्यवस्था में? हाँ जी, हाँ जी। और 21 टेक्नोलॉजी के माध्यम से साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा, और टेक्नोलॉजी का यूज करके चक्षुदर्शी गवाहों को रीच आउट करके उनसे भी इंस्टेंटेनियसली उनके साक्ष्य ले लिए जाएंगे। पुलिस को उसमें भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोच नहीं सकती है। और फिर वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। आज के जो केमिकल पेस्टिसाइड और ये वो जगह जगह के केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, वो सब अवैध हो जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे। उसकी जगह एक जैविक संसार स्थापित होगा जिसमें गौशालाएँ, पेड़ और ये सब चीज़ें रहेंगी, 10 फीट गहरी खाई होगी, और ग्रामीणों को 365 दिन के रोजगार की उसमें व्यवस्था होगी, और किसानों को सब निर्णय लेते हुए बिना एक पैसे खर्च किए एक एमएसपी मिल जाएगा, और उसके बाद भी मालिक वो बना रहेगा। इस प्रकार किसानों की आमदनी 5 गुना होगी, जो मैं कभी विस्तार से समझाऊंगा, राइट? अब आपको जो शिक्षा व्यवस्था मिल रही है, पहले तो आपको पोटेंशियल को पहचाना जा रहा है, फिर पोटेंशियल को रियलाइज करने की शिक्षा मिल रही है, और पोटेंशियल में एक गो में नहीं पहुंच रहे हैं, पोटेंशियल में हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना आप? तो जो पोटेंशियल में हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो वो माइलस्टोन बनाकर उसमें संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी, और फिर 6 महीने का सतत अभ्यास के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। और फिर आपको सर्टिफिकेट को लेके बाजार में रोजगार ढूंढने नहीं निकलना है। आपका जो माइलस्टोन के अनुसार इट इज मैप्ड विद द राष्ट्रीय संपदा का निर्माण, और देश में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब राष्ट्रीय संपदाएं होंगी। तो चाहे गौशाला हो, चाहे नर्सरी हो, चाहे ब्रीडिंग सेंटर हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे जो है आपके वेलनेस सेंटर हो, लेबोरेटरीज हो, चाहे उद्योग हो, सब कुछ जो है वो राष्ट्रीय संपदा है। तो यहाँ से आप सीधे राष्ट्रीय संपदा में भेज दिए जाएंगे, और जब आप काम करेंगे तो जैसे अभी शासकीय अधिकारियों को वो मिल रहा है, ऐसे ही सबको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा, राइट? और कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं दी जाएगी। तो यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो कल वृक्ष अकाउंट से आ जाएगा, और जब आप काम करेंगे तो कल वृक्ष अकाउंट को वापस चला जाएगा। ऐसी अद्भुत जो है पोटेंशियल के रोजगार और पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा मिलेगी, राइट? राइट। इसमें आप पढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये लिखा हुआ भी है इसमें। हाँ जी, हाँ जी सर। इसमें भोजन, स्वास्थ्य, जिसमें सभी पैथियाँ
समाहित हैं, जिसमें आपका वार्षिक चेकअप भी होगा और डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर भी होगा। ऐसी चिकित्सा व्यवस्था और खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार मिलेगा। इन सब पे भारत सरकार के खजाने पर कोई पैसा खर्च नहीं होगा। उल्टा क्राइम फ्री भारत के 3 विभिन्न मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। लिहाजा भारत में आगे चल के 5 साल के अंदर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, ना इनकम टैक्स, ना जो है कॉरपोरेट टैक्स, ना जीएसटी सेंट्रल और स्टेट। केवल और पेपर करेंसी रहेगी नहीं, उसकी जगह डिजिटल करेंसी होगी और ट्रांजैक्शन फीस होगी। इस ट्रांजैक्शन फीस से भारत सरकार को लगभग 10 गुना ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, क्योंकि हमने पैसा आपको ट्रांसफ़र किया, आपने किया उसको ट्रांसफ़र किया, उसने उसको ट्रांसफ़र किया। 50 ट्रांसफ़र के बाद जितनी रेवेन्यू क्रिएट हुई है उतना सरकार के पास पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में 2% की ट्रांजैक्शन फीस सरकार को पहुंच रही है, राइट? आपको चूंकि आपके अकाउंट में कल्पवृक्ष अकाउंट दे दिया है, लिहाजा आपको पैसे की जब भी ज़रूरत होगी वो आपको अपने आप मिल जाने वाला है। लिहाजा भारत में कभी किसी को कर्ज नहीं लेना होगा। तो आपको टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही है, आपकी पुलिस और न्याय व्यवस्था बदल रही है। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए या नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स। तो इसके लिए बहुत छोटा सा काम करना है, अपने लोगों को जोड़ना है। तो लोग बाग कहते हैं ऐसे नहीं जुड़ते हैं हम। लोग बाग आज फायदा देख रहे हैं। ये बात आपने भी कही थी कि आज उन्हें क्या फायदा होगा। ये बात आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? करेक्ट। तो क्या आप आज क्या फायदा मिल रहे हैं ये देख पा रहे हैं क्या आप? आज का फायदा तो सर कुछ नहीं दिख पा रहा मुझे। कुछ नहीं दिख रहा है इसमें आज के नहीं। हाँ, कुछ चीजें हैं, लेकिन मतलब जिसे बोलते हैं ना कि वो चुनाव, वर्तमान चुनावी व्यवस्था से अचानक एकदम से इस पे शिफ्ट हो, तो उनका सबसे पहला प्रश्न रहता है कि भाई व्यवस्था में कोई शिफ्ट नहीं कर रहे हैं हम। इसी चुनाव व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टी बनाकर लोगों को टिकट देकर, जहां राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करके हारेंगे, वहां आप बिना वोट मांगे जीतेंगे। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो हम कोई चुनाव व्यवस्था नहीं बदल रहे हैं, हम इसी चुनाव व्यवस्था में इसी ईवीएम मशीन से जीत कर दिखाएंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे। और नहीं सर, जैसे अलग अलग वाद होते हैं ना, जैसे समाजवाद है, पूंजीवाद है, वैसे ये भी एक मतलब व्यवस्था है, एक उसी तरह से भारत की व्यवस्था है जो अपने आप अवतरित हो जाएगी, और वो अवतरित होगी थ्रू मॉडल्स, और वो अवतरित होगी आपको सत्ता का ताज देते हुए। तो चूंकि ये जो राजनीतिक पार्टी श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो कि नवंबर 2024 में रजिस्टर हो चुकी है, वो कोई भी राजनीतिक काम नहीं करेगी। वो केवल टिकट बांटने के लिए और प्रक्रिया पूरी करने के लिए बनी है। और फिर पारदर्शी तरीके से एक लिस्ट बन रही है जो ऐप से बन रही है, जिसमें 6 तरीके से मार्क्स मिल रहे हैं, और उन मार्क्स के आधार पर जो मार्क्स आपके होंगे वो पारदर्शी तरीके से होंगे, और उसके आधार पर आपको मेरिट लिस्ट में स्थापित होना है। यदि आप मेरिट लिस्ट में स्थापित हो गए तो मेरिट लिस्ट में किसको स्थापित होना है? अपने लोगों को जोड़कर। और यदि आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपके घर जाके चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और जिस मेरिट में है उस मेरिट का टिकट आपको मिलेगा। अब पहले अपन लाभ की बात कर लें। क्या आप लाभ देख पा रहे हो? इसमें कुछ लाभ हम आपको सीधे सीधे बता दें। एक लाभ तो इसमें ये है कि ये आज की आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो आप कहेंगे साहब कैसे करेगा? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि 100 लोगों को जोड़कर जो राष्ट्रीय अधिकारी बनेगा वो क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत के कार्यालय का प्रमुख
बन सकता है यदि वो उसके लिए अप्लाई करता है, और हम उसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि भाई आपने 100 लोगों को जोड़ लिया है, नाउ यू आर एलिजिबल, इफ़ यू वांट आई कैन मेक यू इंचार्ज ऑफ द क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत ऑफिस। तो उसके लिए उसे अपने ही घर में एक कमरा इसके लिए अलोकेट करना होगा, उसे जो है उसका एक साइन बोर्ड बनाना होगा, हमारी तरफ से उसे एक पोर्टल मिल जाएगा, हमारी तरफ से उसको स्टेशनरी मिल जाएगी, और वो लोगों से एप्लीकेशन ले पाएगा और सभी विभागों की एप्लीकेशन ले पाएगा। क्लियर? अब लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम पुलिस से है, तो पहले पुलिस की बात कर लेते हैं। तो आज जो एफआईआर दर्ज होती है वो सेक्शन 154(1) में और नए सेक्शन 173(1) में है। जो पहले 154 था वो भारत न्याय संहिता का नया सेक्शन 173(1) हो गया है, जिसके तहत थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करना होती है। राइट? इसमें एक पहले सेक्शन 39 एक सेक्शन 39 हुआ करता था, जो अब शायद सेक्शन 33 हो गया है। ठीक है ना? 31 या 33। तो सेक्शन 33 जो है ये हर व्यक्ति पर ये जिम्मेवारी डालता है कि यदि उसके पास कोई संज्ञेय अपराध की इन्फॉर्मेशन होती है तो उसे वो पुलिस और कोर्ट में पहुंचाने का उसका कानूनी जो है दायित्व है। और यदि कोई व्यक्ति उसे पुलिस या मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंचाता है तो उसने एक अपराध कर लिया है जिसके तहत उसे सजा हो सकती है। राइट? अब हमने इस सेक्शन 39 या सेक्शन 33 का हमने अपने हित में उपयोग किया। हमने क्या कहा कि भैया ये आवेदन पत्र मुझे प्राप्त हुआ है जिससे मुझे इस अधिकार की जानकारी मिली है। राइट? इस अपराध की जानकारी मिली है और सेक्शन 33 भारत न्याय संहिता के तहत मैं आपको संसूचित कर रहा हूं। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। तो अब पहले हम पुलिस को करेंगे और पुलिस नहीं सुनेगी तो 156(3) में कोर्ट के पास भी जाएंगे। तो हम उससे कहेंगे कि सेक्शन 33 भारत न्याय संहिता रेड विथ सेक्शन 156(3) CRPC। राइट? तो अभी हम जो है पुलिस के पास पहुंच रहे हैं कि भाई हम सेक्शन 39 के तहत मैं अपने विधिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं या 33 भारत न्याय संहिता के तहत अपना विधिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। लिहाजा 173(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत हे थाना प्रभारी, जो तुम्हारी विधिक जिम्मेवारी है कि अपराध का संज्ञान लेकर विवेचना करके कार्रवाई करें, लिहाजा आप अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन करें। अब देखो भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? नंबर 1, जो फरियादी है उसे नहीं जाना पड़ रहा है। राइट? दूसरी बात, हम भी नहीं पहुंच रहे हैं, हम सिर्फ उसे भेज रहे हैं। तो हम उसे यदि जो API मिल जाएगा तो हम सीधे भेज देंगे उसे, नहीं तो ईमेल से भेजेंगे, प्रिंट आउट निकाल के पोस्ट से भेजेंगे। राइट? उसके पीछे पूरा चार्ट लगा रहेगा कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो 173(4) में हम SP के पास जाएंगे, 156 CRPC के तहत हम कोर्ट में जाएंगे, 482 CRPC के तहत हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और कंटेम्प्ट और जिसके कहना चाहिए इस पिटीशन के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए PIL में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हमें ये 5 ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि आज सामने वाले को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसे भटकना नहीं पड़ रहा है, उसे जो है चाहे पुलिस हो, चाहे SP हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हम जो है सेक्शन 33 भारत न्याय संहिता रेड विथ कॉग्निजेबल ऑफेंस, हम जो है पब्लिक की तरफ से जो है इन कोर्ट्स में जा रहे हैं एज ए अवर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने आपको राहत दे दी कि नहीं दे दी?
हाँ अच्छा, ये तो हमने आपको लीगल राहत दी, फिर हम आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राहत भी दे रहे हैं कि एसपी तक को तो हमने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कर लिया है, फिर हम डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को प्रशासनिक जिम्मेवारी में हमारा पोर्टल उसे घेरेगा, राइट। फिर हम इन्हीं बिंदुओं को जिस पे कार्रवाई नहीं करेंगे, इसमें सभी तथ्यों के साथ हम अपने पैनल पर विधायकों को इम्पैनल करेंगे, आज के सिटिंग विधायकों को, और उनको वो सब मटेरियल देंगे, क्वेश्चन बना के देंगे। जब वो तथ्यों के साथ कहेंगे कि देखिए इस तारीख को ये चीज़ जो है आपके थानेदार को दी गई, आपके एसपी को दे दी, उनकी ये कानूनी जिम्मेवारी थी कि नहीं थी, उन्होंने अपनी कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन क्यों नहीं किया, कि आप उन्हें निलंबित करेंगे, कब तक जो है सरकार अपने को बचाएगी? बचा पाएगी क्या? नहीं बचा पाएगी। अब इस लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी होती है, जिसमें हमारा गवर्नर हर जो है महीने एक रिपोर्ट भेजता है कि संविधान के शेड्यूल 7 में जो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 2, हमारी लिस्ट 2 और 3, हमारी सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों का इस लिस्ट के तहत जो उसे जिम्मेवारी दी गई है उनका पालन कर रही है। इस लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 2 जो है वो पुलिसिंग है, और पुलिसिंग की स्थिति ये है कि एफआईआर जो है 90% केस में रजिस्टर नहीं हो रही हैं, और जो रजिस्टर हो रही हैं वो 90% जो ना एग्जेजरेटेड है, फर्जी हैं। मतलब डबल जेओपार्डी हो रही है, जहां एक बार आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, वहीं आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे भी कायम हो रहे हैं। अब हमारे पास चूंकि कार्यालय में ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो हमारे पास दस्तावेजी साक्ष्य होंगे कि नहीं होंगे? तो उन सब दस्तावेजी साक्ष्यों को लगाकर हम माननीय गवर्नर से ये निवेदन करेंगे कि आप अपनी जो मासिक रिपोर्ट भेजते हैं उसमें इस बात को, इस तथ्यों को दीजिए और कहिए ये सरकार जो है संवैधानिक व्यवस्था के तहत नहीं चल रही है, लिहाजा आर्टिकल 356 के तहत इसे डिसमिस किया जाए। अब मिस्टर गौरव, आपको लगता है कि गवर्नर आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। तो फिर आपके पास विकल्प क्या है? नहीं, आपके पास विकल्प क्या है? तो हमारे पास विकल्प ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके उससे कहेंगे कि ये गवर्नर अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं कर रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इज वेल विद इन इट्स राइट टू इशू मंडामस रिट, कि अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करो। जैसे उसने कहा ना कि आप जो है ना किसी चीज को पी नहीं सकते हैं, आपको 3 महीने में निर्णय लेना होगा। अभी आपने देखा बहुत कंट्रोवर्सी हुई इसी बात को लेके। तो वो ये मंडामस रिट कहलाएगी कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने संवैधानिक कर्तव्यों का। तो हम यदि एक केस में नहीं आएंगे तो फिर ले जाएंगे, कभी ना कभी तो हम जो है गवर्नर साहब को मजबूर कर ही देंगे, कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो सरकार भी गिरेगी। यदि एक सरकार गिर गई भारतवर्ष में इस कारण से, तो क्राइम फ्री भारत के कार्यालय की जो स्टेशनरी है जहां पहुंच जाएगी वहां करंट लगेगा। तो आप मुझे बताओ, आपको एक सीधा लाभ आज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ या नहीं? अब आप इस लाभ को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? हाँ, ऑफ कोर्स। नहीं, आप देख पा रहे हो? हाँ जी। अच्छा, अब दूसरा लाभ वो है जो हम इन मॉडल के तहत परोस रहे हैं, और ये सरकार तो इन मॉडलों को लाएगी नहीं, लेकिन हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि सरकार का पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो फिर हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहें? राइट? इसका मतलब ये है कि यदि हम अपने बीच के विभिन्न प्लेयर्स को ले आएं और वही काम हम कर लें जो अभी हम सरकारी नियमों के माध्यम से, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के माध्यम से और कल वृक्ष अकाउंट के माध्यम से कर रहे हैं, उसका आज की डेट में भी इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, लेकिन वो अपेक्षा मैथिली शरण गुप्त से अकेले से नहीं की जा सकती है। मैथिली शरण गुप्त केवल एक इंटीग्रेटर होंगे। जैसे किसानों का एक जितने भी उनके पास उपकरण हैं उनको पूल करके फार्मर्स एक प्रोड्यूसर ग्रुप जो ऑलरेडी बनाने का है, उसमें कह सकते हैं कि फार्मर्स टूल किट प्रोड्यूसर ग्रुप, राइट?
तो जितने भी उनके पास आज ट्रैक्टर, ट्रॉली, क्रशर जो भी हैं वो उसमें आ जाएंगे, और जो नहीं आएंगे उनको जोड़ लिया जाएगा, राइट। मतलब वो खरीद लिए जाएंगे और वो हमेशा यूज होंगे, और उसके से जो रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी वो उसके मालिक को जाएगी। तो काम वाले को काम मिलेगा, किसान को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और लोगों को बिना किसी के दरवाजे जाए उनका काम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अभी अपन कह रहे हैं कि किसी को कोई पैसा नहीं देना होगा, क्योंकि वो पैसा जो है कलेक्टर अकाउंट से आ जा रहा है, और बाद में जब जो है कंज्यूमर से आएगा तो पट जाएगा। अभी कुछ समय के लिए अपन कह सकते हैं कि भैया अभी किसान के खाते से आएगा, जब कंज्यूमर से आ जाएगा तो वापस मिल जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब आज की डेट में भी इन स्कीम्स को जमीन पर उतारा जा सकता है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त अकेले नहीं उतार सकते हैं। हमें हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये काम लोगों को सौंपना होगा, और मैथिली शरण गुप्त एक इंटीग्रेटर की व्यवस्था में हो सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, नहीं आ रही है? राइट सर, राइट सर। अब मैं तीसरे लाभ की बात कर रहा हूं। आज हर व्यक्ति सांसद, सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, राज्य सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, केंद्रीय सरकार का मंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है? एब्सोल्युटली। अभी जब मैं सीताबाड़ी जा रहा था तो जो व्यक्ति हमको वहाँ रास्ते में मेरा स्वागत वगैरह किया, उसने मुझे ब्रीफ किया कि साहब बड़ी बुरी स्थिति है हमारे यहाँ राजस्थान में, तो सरपंच के टिकट के लिए 2 करोड़ लग रहे हैं, और विधायक के लिए तो 12-15 करोड़ लग रहे हैं, और सांसद के लिए 20-25 करोड़ लग रहे हैं, राइट। तो आज आपको दरियाँ बिछाना पड़ रही हैं, चाटुकारिता करना पड़ रही है, आज आपको जो है ना राजनीतिक पार्टियों के ढेर सारे काम करना पड़ रहे हैं, ऊपर से पैसा देना पड़ रहा है, फिर जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ रहा है। यदि मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत आपकी ऑब्जेक्टिव मार्किंग के आधार पर, आपके ही उसके आधार पर, आपके काम के आधार पर आपके घर पर टिकट पहुंचा रहा है, तो आज का फायदा है कि नहीं है ये? हाँ या नहीं? आज का फायदा है या कल का फायदा है? नहीं, आज का तो फायदा है ना सर। आज का फायदा है। और फिर जो है हम अपने, चूंकि सब अपने लोग में अधिकांश गरीब हैं, तो गरीब तो इसमें जुड़ ही जाएंगे, सभी जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? धनी चाहे ना जुड़े, जिसे कुछ खोने का डर है, गरीब व्यक्ति को तो सब मिलना ही मिलना है। तो यदि हम सही ढंग से संदेश पहुंचा पाए तो गरीब लोग तो जुड़ ही जाएंगे। यस और नो? ऑफ कोर्स। उन्हें तो कुछ खोने के लिए है नहीं, है क्या? नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे जी। जैसे अभी परसों का ही मेरा एक एक्सपीरियंस है, जैसे कृषक ग्रुप के अंदर बारिश ज्यादा हो गई और थोड़ा हाहाकार कर रहे थे। इसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि आप लोग वीडियो बना के भेजो, राइट, और मैं इसको जो कृषि मंत्री है राज्य के और आपके वहां के, उनको उचित माध्यम से भिजवा देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना था, एक लीगल लॉयर से ड्राफ्टिंग करवा के और हर एक वीडियो को उसके साथ में भेजते जाना था, ताकि वो कृषक की बात ऐसी लगे कि मजबूती से कानूनन भाषा में भी कर रहा है। बिल्कुल सही सर। मैंने ये ऑब्जर्व किया, ग्रुप के अंदर 1000 किसान है। ये अभी मैंने ग्रुप देखा, इसमें 973 किसान है जी। इन सब 973 किसान ने इधर उधर की कुछ देर बात की, पर जब बात आई कि भाई आप वीडियो भेजो, इनमें से कोई भी भेजने में सफल नहीं हुआ, केवल 1 या 2 को छोड़कर। हालांकि ये जो किसान है ये सब काफी हद तक संपन्न किसान है। ऐसे विपन्न किसान भी हैं जो संपन्न नहीं है। तो मैंने मतलब सर, मैं जो आप प्रोसेस बता रहे हैं ना, मतलब वो प्रोसेस अच्छी प्रोसेस है, बहुत अच्छी प्रोसेस है। मुझे एक चीज जो मुझे जैसे अभी हमने ऐप की भी बात की, तो आरती एक अच्छा ऐप है, फीचर वाइज भी अच्छा है, उसका यूजर एक्सपीरियंस भी ठीक है और काफी ऑर्गेनाइज्ड भी लग रहा है। लेकिन बात वही आती है, अच्छा अभी नेशनलिज्म का माहौल भी है, लेकिन क्या यूजर माइग्रेट हो रहा है या क्या यूजर वहां पे जुड़ रहा है? तो वो एक सबसे बड़ी समस्या आती है। अच्छा, मैंने एक दूसरा एक्सपीरियंस भी किया है सर इसमें। हालांकि ये मुझे नहीं पता आप इसको कितना
हालांकि मैं साइंस स्ट्रीम से ही पढ़ा हूं और विज्ञान में ही विश्वास रखता हूं और नई तकनीकी के ऊपर हमेशा बुलिश रहा हूं। मतलब नई तकनीकी को हमेशा प्रथम दृष्टया मैं स्वीकार करता हूं और कि इसके साथ आगे बढ़ने में ही लाभ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड, क्योंकि टेक्नोलॉजी बराबर मतलब जो ज्ञान के अंदर उत्थान हो रहा है वो है, और जब आप ज्ञान के उत्थान के साथ में चलते हैं तो आपका लाभ होता है। लेकिन इस दौरान मैंने एक चीज बड़ी विचित्र सी जो ऑब्जर्व की है, मतलब मुझे मुझे मतलब मैं भी ये जो काफी सारे जो लोग हैं जो बताया करते थे ऐसा होगा वैसा होगा, तो इनकी बातों में मुझे यकीन नहीं आता। मुझे लगता है ये बाबा लोग बड़े बुद्धूत किस्म के लोग हैं। तो मुझे है ना सर, मतलब मुझे जाके वो डीपर एनालिसिस करना पड़ा, और डीपर एनालिसिस करते 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 धार के अंदर मुझे एक पुराना खुदाई में एक पत्थर जैसा, मतलब वो रहता है जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में, उस तरह की कोई संरचना दिखाई दी। और उस संरचना को जब मैंने गौर से देखा तो बेसिक कोड्स के साथ में जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे है ना एक टाइम चार्ट या टाइम किस तरह से प्रोसेस चलती है वो समझ में आया। तो है ना इसके इस मतलब ले दे के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सर है ना एस्ट्रोलॉजी वर्ड के ऊपर यकीन नहीं था मुझे जरा भी। मतलब मुझे लगता नहीं था कि एस्ट्रोलॉजी नाम की कोई चीज होती है। मुझे लगता था कि दुनिया अपने हिसाब से चलती है और विज्ञान जो है वही सब चीजों को चलाता है। लेकिन सर जो मैंने ताज्जुब की बात देखी, शुरुआती कोर्स में अलग अलग जो किताबें हैं उस पे से मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये सब मतलब इंक्लूडिंग मैंने आर्यभट्ट और वराहमिहिर तक को संस्कृत के उनके श्लोकों को पढ़ पढ़ के भी, और मैं खोजी प्रवृत्ति का हूं तो मैंने मतलब आप समझ सकते हैं ना, मैंने इसको मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से खोजा है। लेकिन जब मैं एक स्पेसिफिक मेथड को धार में से ढूंढ के लाया और मैंने उसको सर पेपर पे इम्प्लीमेंट करके देखा, और मैंने उसको वॉल्केनो पे इम्प्लीमेंट करके देखा, मैंने उसको इंदिरा गांधी पे इम्प्लीमेंट करके देखा, मैंने उसको कोरोना के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा, और मैंने उसको रैंडम इवेंट्स में, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इवेंट जान रहा हूं तो मैंने एक व्यक्ति को बोला, मैंने कहा तुम मुझे रैंडम इवेंट दो और मैं इसके ऊपर प्लॉट करके देखता हूं। और मैंने उस पर भी प्लॉट करके देखा और सर वो मेथोडोलॉजी बहुत ही एक्यूरेट वर्क करती है। तो मुझे ले दे के जो चीज समझ में आ रही है, देखिए हम ये देखते हैं कि कोई लूडो का छोटा सा गेम आया और वो अचानक से बहुत फेमस हो गया, या अभी लाबूबू नाम का एक खिलौना आया वो अचानक से बहुत फेमस हो गया, राइट। तो या हम मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो वो किसी एक गांव में या कोई एक कस्बे में एक परिवार में जन्म लेते हैं, उनके भाई बंद और भी लोग जन्म लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति एक सीक्वेंस को फॉलो करते 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 और एक प्रदेश के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पद तक पहुंच जाते हैं, राइट। बिल्कुल। और मैंने मतलब आप देखिए सर, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चिर प्रसिद्ध है वही प्रसिद्ध होगा, या जिस चीज का मतलब जो बोलते हैं ना कि जिस चीज का जब समय आ गया है तो वो व्यवस्था परिवर्तन या वो व्यवस्थाएं बदलेगी या वैसी घड़ी घूमेगी। तो मतलब मैं आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर मैं बिल्कुल साइंटिफिक वे में बात करूंगा। इनफैक्ट मैं डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकता हूँ, साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकता हूँ इस मैथमेटिकल वर्क का, और ये बहुत ही यूनिक है। मतलब इस समय तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद भारत तो में मेरे अलावा ये बताइए कि जो बात मैं कर रहा हूँ कि अब सतयुग कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और आम जनता के व्यक्ति जो अपने लोगों को जोड़ेंगे वही पंच सरपंच बनेंगे, वही पार्षद बनेंगे, वही मेयर बनेंगे, वही जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, वही विधायक, वही जो है राज्य सरकार के मंत्री, वही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और जो देश स्तर की मेरिट लिस्ट में आएगा वो सांसद, केंद्रीय सरकार का मंत्री, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा। अब आपका मैथमेटिक्स क्या कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त के ये प्रयास क्या सार्थक नहीं, मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा सर। नहीं सर मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा ना, हमने सीधा प्रश्न पूछ लिया आपसे। हाँ मैं वही गणित सर, मगर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ एक स्क्रीन शेयर करके, आप समझेंगे वो ये वर्क पूरा मैथमेटिकल है। क्योंकि नहीं तो सर कि आप उस मैथमेटिक्स को मुझे समझाएं, और दूसरा तरीका नहीं मैं है कि मैथमेटिक्स नहीं मुझे समझा बिना नहीं समझाए सर। आप उसका सिर्फ निष्कर्ष शेयर कर लें
और फिर उचित समय पे हम आपके मैथमेटिक्स को भी समझ लेंगे। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो मैं इतने हम्म। भागीरथी प्रयास कर रहा हूँ, आपकी दृष्टि से यह है क्या जल्दी ही परिणामों में के रूप में उभरेंगे क्या? क्या ये 2029 के सभी समीकरण को बिगाड़ते हुए अच्छे भारत को संस्थापित हम्म। कर सकेगा क्या? तो अभी हम मैं बता 2019 देता हूँ में सर हैं आपको। और 4 साल का हाँ समय हाँ। अभी हमारे पास है। तो आपका सर मैं आपको मैथमेटिक्स इसका क्या आंसर कह दे देता रहा हूँ प्रिसाइज। हाँ, मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। सर मैंने ना मतलब एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैंने एक प्लूटो एक प्लेनेट है, और मैंने ये देखा, ऑब्जर्वेशन किया कि प्लूटो प्लस सैटर्न जब ये दोनों एक साथ आए थे, ये 2019 दिसंबर का समय था। ओके। प्लूटो एंड सैटर्न एंड सेम सेम जो मैंने अभी चार्ट पे पैटर्न बना रखा है, उस पैटर्न के ऊपर मैंने राहु का ऑब्जर्वेशन किया, और मैंने इस समय कोरोना देखा, और इसी पैटर्न को मैंने रिपीट करने के लिए हिस्टोरिकली 245 साल पहले जाके भी देखा। ओके। और मैंने अलग अलग इंटरवल पे जब अलग अलग तरह के ज्वर समाज में फैले, जिससे लाखों लोगों की जनहानि हुई, जैसे वो देखा। कॉलरा और ये वगैरह की पैटर्न जो मुझे घटनाएं हुई थी। हाँ। सारे पैटर्न्स और एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। मतलब आप कहेंगे कि ये क्या जादू है, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, नहीं, लेकिन मैंने आपने ये देखा। आपने ये तो स्थापित कर दिया कि ये साइंस है। और जब भी बड़ी बड़ी विभीषिकाएं आई हैं उस समय का जो स्टारीय जो वो जो संरचना है लगभग मिलती जुलती हाँ हाँ। है, राइट? इसका मतलब है कि हाँ जो तो स्टारीय सर, प्रभाव के कारण ही ये सब बड़ी चीजें होती हैं। अब मैं फिर हाँ, से और अपने इनका सबका अपना समय है। फिर हम अपने सीधे प्रश्न पे आते हैं। क्या आप ऐसी कोई संरचना 2025 से बनते देख रहा 2029 हूँ के सर। बीच में देख रहे हैं जिससे कि हाँ, मैं देख एक रहा हूँ। अच्छा भारत जो है वो जमीन पर उतरेगा और हम लोग अपने लोगों तक बात पहुंचाएंगे और हो सकता है उन्हें समझ में ना आए, लेकिन कोई। सर मैं ऐसी संरचना देख रहा हूँ सर। ओके, तो उससे जरा खोलिए आप जरा। हाँ, मैं चार्ट दिखाऊं क्या सर आपको? आप चार्ट दिखा सकते हैं मुझे? शायद आपको उधर से स्क्रीन बंद करनी होगी, तभी मेरी स्क्रीन शेयर होगी। अच्छा, मैं वो कर देता हूँ, एक मिनट, वो मैं अभी करता हूँ। ये है, मैं इसको क्योंकि सर स्टॉप। इस चीज हाँ, को मैं मैंने बहुत अपनी सारी जगह अपनी अप्लाई कर। स्क्रीन को शेयर करना बंद कर दिया है। हाँ, अब सर मैं आपको एक सेकंड दिखाता अब हूँ, आप अपना पहले मैं अपने स्क्रीन पे ही अपना दिखाता वीडियो हूँ। भी ऑन कर लीजिए, हाँ, मैं कर लेता हूँ सर। क्योंकि अब आपका वो भी आ रहा है इसमें। हाँ जी सर, मेरा वीडियो आ रहा है, मेरी स्क्रीन आ रही है आपको? हमें दोनों चीज़ें मिल रही हैं। मुझे अपना वीडियो दिख रहा है, ठीक आपका है। वीडियो दिख रहा है और स्क्रीन दिख रही है। आपको ये शायद नहीं दिख हाँ रहा हाँ, होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है। ठीक है सर।